हेलो बच्चों। एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। सैम्पल पेपर कर रहे थे हम लोग और पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी सैम्पल पेपर का पार्ट बी सी और डी आगे वाला जो सेक्शन है जो सब्जेक्टिव टाइप का है उसको सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसमें हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि 1 से 20 तक क्वेश्चंस रहते हैं, 1 1 मार्क्स के। सारे के सारे एमसीक्यूज रहते हैं और 4 क्वेश्चंस असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए थे फर्स्ट पार्ट में। आज हम उसी का सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई देखने वाले हैं जहाँ पे लॉन्ग आंसर्स रहते हैं। आपको कितना लिखना है उसमें और कितना लिखने पर आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे के पूरे, ये भी सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखो, उसको अपने साथ साथ में आप नोट भी करते रहें। साथ साथ में अगर आप लिखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं बी सेक्शंस पे और बी सेक्शन को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है। बच्चों देखो, आज 21st क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। 21st क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन इन एन एक्सपेरिमेंट इफ यू नीड अ फ्रेशली प्रिपेयर 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउ विल यू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन बाय यूजिंग 90 ml ऑफ वाटर इफ यू हैव क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद यू। इन्होंने कहा है कि आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है NaOH जिसका फॉर्मूला रहता है इसका। ये आपके पास क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, इस पे इसका आपको 10% सॉल्यूशन आपको बनाना है ना। और 10% सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, आपको अगर याद हो, अपने क्लासरूम में भी पढ़ा होगा कि अगर आपके पास 100 ml ऑफ वाटर है, उसमें आप 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वे करके उसमें आप मिक्स कर दीजिए तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो 10% सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, तो अब आपको हमारे पास अब क्या है कि 100 ml की जगह 90 ml ऑफ वाटर है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं जरा। ठीक है, अब इस को अगर आप देखोगे, इसको सेक्शन में यहाँ चलते हैं और 21st क्वेश्चन में, ठीक, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका है ना, आपके पास क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं तो आप क्या करोगे, इसका अगर आपके पास 10 ग्राम्स है, 10 ग्राम्स आप वे कर लोगे इसका और इसको 100 ml ऑफ वाटर में क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। 100 ml ऑफ वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा आपका वो बनेगा 100% सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ 90 ml ऑफ वाटर है तो इसको हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना, कितना हमको ग्राम चाहिए। तो 100 ml ऑफ वाटर में आपको कितना चाहिए, 100 ml ऑफ वाटर में कितना अमाउंट आपको डिसॉल्व करना था, 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करना था। अगर हम 1 ml की बात करें तो 1 ml में आपको कितना डिसॉल्व करना पड़ेगा, 10/100 ग्राम्स आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास 90 ml ऑफ वाटर है। अगर आपको 90 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, 90 इंटू 100, 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम्स। इतने ग्राम्स आपको नीड है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस जीरो से ये जीरो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपके पास कितना, 9 ग्राम्स। इट मीन्स अगर आपको 90 ml वाटर का यूज करके 100% सॉल्यूशन बनाना है तो आपको 9 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है तो आपको इतना सा करके उसमें दिखाना पड़ेगा। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, राइट नेम ऑफ एनी टू ईच यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये तो बहुत इजी है, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, यूनिसेलुलर आपको बताना है तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। क्वेश्चन नंबर 22, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका अमीबा और दूसरा क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम दो हो जाएंगे। ऐसे ही आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखने हैं, दो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक तो ह्यूमन आप लिख दीजिए, बहुत सारे हैं मल्टीसेलुलर में तो आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम लिख सकते हैं। यहाँ डॉग लिख दीजिए या फिर कैट हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे, सारे के सारे लगभग लगभग जो है आपको ज्यादा आपको क्या दिखाई देते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, व्हाई। आपको बताने कि ब्लड को हम बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं, है ना, इसका रीजन आपको बताना है। तो आपको पता है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तो आपको सारी चीजें पता होंगी, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका मेजर काम क्या है, ये अलग अलग ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे आपने जो भी फूड खाया है ना, वो कहाँ गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन से अब ब्लड क्या करेगा, उन उन फूड को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा। जैसे ये कहाँ पे, अगर फूड को स्टोर करना है, लीवर में पहुंचाएगा, मसल्स में पहुंचाएगा, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ऑर्गन को, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में और ये क्या करता है, दिस ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग, यहीं पे इसका आंसर भी कर देते हैं कि इट हेल्प्स इन, सॉरी, तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, है ना, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एज वेल एज ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने के अलावा यह फूड मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज के फॉर्म पे फूड भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, साथ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या कंसीडर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, आई होप ये भी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, a boy throws a ball weighing 400 gram in a vertical upward with a initial velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड अ इनिशियल मोमेंटम आपको बताना है। ठीक, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो जो जो आपके दिया हुआ है वो चीजें हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखो कि आपके पास कितने ग्राम्स ऑफ यानी कि वेट आपको दिया हुआ है ना, कितना मास दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉल कितना दिया है, 400 ग्राम्स। तो सबसे पहले आपको तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 400 अपॉन 1000 केजी हो जाएगा। ठीक, या इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, कैंसिल कर दो, जीरो से जीरो बचेगा कितना, 4/10, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4/10 केजी। ठीक, और उसके बाद अब देखिए इन्होंने बाकी क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि u की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। ठीक, अब देखिए मोमेंटम आपको बताना है कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। और मोमेंटम को आपको पता है कि मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p के साथ, और मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है तो p इज इक्वल टू m इंटू यू हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। मास आपको पता है कितना दिया हुआ है, 4/10 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 10 दिया हुआ है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और कितना बच जाएगा, 4, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, 4 केजी मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक, अब इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है इसी में, पार्ट बी इसका, कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा। फाइनल मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p विल बी m इंटू v, फाइनल वेलोसिटी जो होगा। ठीक, अब आपको पता है कि जब बॉल को जब हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर फेंकेंगे, जैसे ऊपर की ओर फेंका तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जाके स्टॉप हो जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका जो फाइनल फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा कि मोमेंटम m इंटू जीरो हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू होगी वो क्या, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, जीरो। दिस विल बी द ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। एक नहीं आया होगा तो इसको आप दोबारा इसको पॉज कीजिए, अपने आप कीजिए, या फिर इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए, आपको प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट टू साउंड वेव दैट हैव सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा डायग्रामेटिक वे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि लिस्ट 4 वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल दैट आर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस इन इंडिया। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। कौन कौन से चीजें हैं, जैसे कि रिवर से किया जाता है
एक ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉन्ड के थ्रू किया जा सकता है ना, ये वाला हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसके अलावा, इसके अलावा और किससे, जिसको वाटर पंप, पंप मेथड से भी किया जा सकता है ना, पंप मेथड हो जाएगा। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो सकता है, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन मेथड भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। जो क्वेश्चन आपको बी सेक्शन आपको दिखाई देगा, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आपको बस थोड़ा थोड़ा ही उसमें काम करना है ना, थोड़ा थोड़ा चीजें लिखनी है बस। ये आपका सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो गया है। आइए आगे सेक्शन सी में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से 33 आर शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन अ प्लांट्स। अब प्लांट्स में वैक्यूल का क्या फंक्शन रहता है, आपको पता है कि जो प्लांट है, प्लांट में जो वैक्यूल है वो स्टोरेज फंक्शन करता है। एक तो कौन सा फंक्शन करता है, स्टोरेज फंक्शन करेगा, ठीक। तो प्लांट में क्या काम करेगा, प्लांट में स्टोरेज फंक्शन करता है। अब स्टोरेज किस चीज का स्टोरेज करने का काम करेगा, एक तो फूड मॉलिक्यूल को स्टोर करने का काम करेगा, साथ में जो भी वाटर होगा उसको स्टोर करने का काम करेगा, है ना, साथ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको स्टोर करने का काम करेगा, ठीक। एक तो स्टोरेज फंक्शन करेगा, और साथ साथ में दूसरा और क्या काम कर सकता है, दूसरा काम और क्या करेगा ये, ऑस्मो, क्या बोलते हैं उसको, जो देखो प्लांट के अंदर जितना, एक तो स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करने वाला है ना, रिजिड रखेगा प्लांट को। अगर प्लांट सेल के अंदर पानी अंदर जाना या बाहर जाना, ये भी काम कौन करेगा, ये जो वैक्यूल यही करता है ना, ऑस्मोरैलिटी मेंटेन करके रखता है। तो दूसरा फंक्शन हो जाएगा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ठीक। और इन्होंने पूछा है कि एनिमल्स में क्या काम करता है, एनिमल्स में, तो एनिमल में पूछा है या अमीबा में पूछा है, आई गेस, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। अमीबा में इसका क्या फंक्शन है, अब देखिए अमीबा में क्या फंक्शन करता है। अमीबा में ये दो तरीके के वैक्यूल्स आपको मिलते हैं, एक एक मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है, कौन सा, फूड वैक्यूल मिलता है। और फूड वैक्यूल का काम क्या करता है, फूड वैक्यूल ये हेल्प करता है डाइजेशन प्रोसेस में, है ना, पूरा का पूरा डाइजेशन का काम जो है फूड वैक्यूल देखता है। दूसरा जैसे हमने ऑस्मो रेगुलेशन की बात की, तो यहाँ पर दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है यहाँ पे, कि वाटर का अमाउंट कितना अंदर जाएगा, वाटर का अमाउंट कितना बाहर जाएगा, ये भी कौन करेगा, अमीबा में जो वैक्यूल होता है उस वैक्यूल का नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो दो तरीके के वैक्यूल, एक तो हो जाएगा फूड वैक्यूल और दूसरा कौन सा हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो two types of vacuoles are present in amoeba. Food vacuole helps in a digestion process and contractile vacuoles help in a osmoregulation, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर बी, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। ये तो इजी है, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तो क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, है ना, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करने का काम, क्लीन करने का काम करता है, या कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, उसको क्लीन करने का काम करेगा। अगर नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी हुई कि सेल काम करना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या कुछ बेकार चीजें कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करेगा, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने आप को क्या कर लेंगे, ब्रस्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स में वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, है ना, और पूरा का पूरा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स, ठीक। आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 28, नेम एनी 3 एपिथेलियल टिश्यूज एंड देयर लोकेशन इन एनिमल सेल्स, ठीक है। तो आपको 3 क्या एनिमल टिश्यूज आपको लिखने हैं, तो पहला हो जाएगा कौन सा, पहला हम लिख देते हैं स्क्वमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वमस एपिथेलियम टिश्यू, है ना, ये कहाँ पे मिलता है, ये हमारे लंग्स के एल्वियोली में मिलते हैं, एल्वियोली ऑफ लंग्स, पहला ये हो जाएगा। दूसरा तरीके का कॉलमनर
कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू ये कहाँ पे मिलता है? ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और साथ साथ में ये इतना ही लिख दो काम चल जाएगा। आगे लिखना है तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे पाया जाता है। तीसरा, तीसरे की बात पूछी इन्होंने, तीसरा हो जाएगा कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे मिलता है? ये भी आपने पढ़ा होगा। तो इसको लिख दीजिए, सिक्रीशन वाले पर्पस में कॉलमनर एपिथेलियम काम करते हैं। तो किडनी टिब्यूल्स में इसका नाम लिख देंगे आप, किडनी टिब्यूल्स। बस ये तीन ऑप्शंस हो जाएंगे। तो तीन तरीके के एपिथेलियम टिश्यूज बताने थे एनिमल्स में और उनका लोकेशन बताना था, तो ये इस तरीके से तीन आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हो गया, नेम एंड 3 एपिथेलियम टिश्यू एंड देयर लोकेशन इन एनिमल्स, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखें कि अ स्टूडेंट स्टार्ट मूविंग अ पाथ अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर गार्डन ऑफ अ साइड 10 मीटर। ठीक है, कोई स्क्वायर गार्डन है कुछ इस तरीके से स्क्वायर, और हर एक साइड कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है। ठीक, इन्होंने कहा है दे टुक 40 सेकेंड्स टू कवर अ 10 मीटर पैच, यानी कि 10 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगता है? 40 मीटर लगता है, देन 40 सेकेंड्स लगता है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड्स का मतलब कितना हो जाएगा? 2 मिनट 20 सेकेंड्स यानी कि 20, 120 प्लस 20 यानी कि कुल मिला के 140 सेकेंड्स वो क्या करता है? ट्रेवल कर रहा है। और आपको पता है कि एक सेकेंड एक को कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड्स। तो यहां से अगर जर्नी स्टार्ट करता है तो 40 सेकेंड्स यहाँ पे, 40 80 सेकेंड्स पहुंचने में यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, 80 सेकेंड्स हो गए, यहाँ तक पहुंचने में कितना लगेगा? 80 और 120 सेकेंड्स लग जाएगा। बचा उसके पास कितना? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में ये हाफ डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, ये तो करेगा, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो इजी है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस हाफ ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से, 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 35 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना ही तो होगा, यही वाला तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, तो ये कितना होगा? ये आपका 5 मीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आंसर हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक, वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड वन इज द कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ स्टूडेंट इफ दे कंप्लीट द वॉक ऑफ द गिवन स्क्वायर फील्ड इन 2 मिनट 40 सेकंड्स। ठीक, तो स्पीड बताना है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक, तो एक करना है तो आपको पता है स्क्वायर दिया हुआ है ना, और हर एक साइड का कितना है? 10 मीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 मीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 मीटर। और पूरा टाइम इंटरवल, पूरा टाइम टेकन में कितना टाइम लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट, 2 मिनट 40 सेकेंड्स आई गेस। कितना दिया हुआ है देखो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ स्टूडेंट इफ दे कंप्लीट द वॉक ऑफ गिवन स्क्वायर फील्ड इन 2 मिनट 40 सेकेंड्स, यानी कि 2 मिनट में कितने? 2 मिनट में 120 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड हो जाएगा, कितना? 160 सेकेंड, यानी टोटल टाइम कितना दे रखा है? 60 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो 160 हो जाएगा, कैंसिल आउट करो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 1/4, डिवाइड करेंगे 0.25 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस थोड़ा सा काम करना है इसमें, आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए और वाला क्वेश्चन, अ कार डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको बताना है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू कौन सी दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, और 60 किलोमीटर आवर v दिया हुआ है, और ये टाइम t दिया हुआ है। आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर कितना है, और वाला क्वेश्चन है 29 का, क्वेश्चन नंबर 29। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है कितना, 6 सेकेंड्स। यही तो दिया हुआ है, एक बार फिर से देख लो इसको, 80, 60 एंड 6 सेकेंड्स। 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 6 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। अब देखिए सभी को हम लोग सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 80 किलोमीटर हो जाएंगे, 80 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 आपको करना पड़ेगा, और 60 को भी आप 5/18 कर देंगे, ठीक। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 8 5 40, यानी कि 400/18 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 300/18 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v की वैल्यू देखो 300/18 माइनस u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 माइनस अपॉन 18 अपॉन में कितना दिया हुआ है टाइम, 6 सेकेंड्स। ऐसे ही तो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100/18, और ये 6 भी यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा कितना, -25/9 3 जा 27, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर, जो है माइनस में 1 से जो है वो कम आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक। तो ये ऑप्शन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, -25/27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, -27/20, सॉरी कितना था ऊपर ये, 25/27, 25 25/27। इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट में जितना भी आंसर आएगा इतना भी छोड़ेंगे तो आपको चलेगा, और साथ में लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30, राइट 3 यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यूजेस लिखने हैं, तो इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो नंबर एक मेडिकल फील्ड में, दैट इज स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कहाँ पे, पेरिस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप बनाने में इसका यूज किया जाता है। तीसरा तीसरा यूज हम लिख सकते हैं, जो कंसर्ट हॉल्स जो होते हैं, कंसर्ट हॉल्स या फिर सिनेमा हॉल्स, है ना, यहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज होता है, ताकि साउंड जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑडियंस को आ सके, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ए वाला क्वेश्चन, और वाले सेक्शन में पार्ट देखते हैं। बॉय क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 6 सेकंड्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द बॉय इफ द स्पीड ऑफ अ साउंड, दे रखा है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे बॉय खड़ा हुआ है, और क्लिफ यहाँ पे रखा, क्लिफ यहाँ पे है। तो जैसे ही वो क्लैप करता है, तो क्लैप करने पे साउंड गई, और साउंड जो है टकराकर वापिस आई, तभी तो उसको सुनाई देगा, है ना। तो क्लैप नियर द हर्ड एंड इको 6 सेकंड्स, तो यहाँ से यहाँ तक जाके टकराकर वापस आने में उसको कितना टाइम लगा, 6 सेकंड्स उसको टाइम लग रहा है, यानी कि टाइम हमको पता है कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड्स। उसके बाद व्हाट इज अ डिस्टेंस आपको बताना है, और स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड साउंड की कितनी दे रखी है, 346 मीटर पर सेकंड, ये आपको स्पीड दे रखा है, ठीक है। 5 सेकंड दिया हो, 6 सेकंड दिया हो, 6 सेकंड दिया हो, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ए जो बता रहा है, तो टाइम हमको पता है, टाइम कितना दिया हुआ है, एक और इसको ले लेते हैं। तो टाइम हमको दिया हुआ है, टाइम टी इज इक्वल टू कितना, 6 सेकंड्स दिया हुआ है, और साउंड दे रखा है, स्पीड ऑफ अ साउंड 346 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो जैसे हमने कहा कि बॉय यहाँ पर है और क्लिफ जो है वो यहाँ पे है, ठीक, क्लिफ यहाँ पे है। तो यहाँ से जैसे ही क्लैप की साउंड आई तो क्लैप यहाँ क्लिफ तक पहुंचा होगा, फिर वापस गया होगा, है ना। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का d सपोज कर लेते हैं। लेकिन अब क्या है, साउंड ने क्या किया, ट्रेवल किया दोबारा, है ना, वापस भी तो आ रहा है, तो डिस्टेंस एक्चुअल में जो d है वो कितनी होनी चाहिए, 2d होनी चाहिए, है ना। तो पहले हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको डबल हम कर सकते हैं। तो अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और आपको स्पीड कितना दिया हुआ है 346 और टाइम कितना दिया हुआ है आपको 6 सेकंड्स दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 6 6 36, 3 6 4 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, कितना बचा 2 और 6 3 18 18 और 2 20 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, क्या हमने निकाला डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस मीटर में, इतना डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ गया डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए कि जो डिस्टेंस है ये कितनी है, यानी कि दो ट्रेवल कर रखा है ना, यानी कि 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 6 और d यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2 0, 2 3 6 और 2 8 16, ये आ जाएगा मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है क्लिफ से बच्चे की, तो 1038 मीटर, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ये हो जाएगा। तो व्हाट इज रिवर्बरेशन ऑफ साउंड, ठीक, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड क्या होता है, तो साउंड जैसे एक बार साउंड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से निकला और बार बार उसका रिफ्लेक्शन होता चला जाए, उसी को हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। तो साउंड का रिमेन रहना, है ना, साउंड के प्रोड्यूस होने के बाद साउंड का बहुत देर तक रिमेन रहना एक पर्टिकुलर जगह पे, दैट इज नोन एज रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। सिंपल सा, है ना, एक लाइन में इसका आंसर करना है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। List out the various desirable traits of which cross-breeding programs of Indian and foreign breeds and poultry farming are developed. अब देखिए आपको डिजायरेबल ट्रेट्स, कौन कौन से डिजायरेबल ट्रेट्स आपको आप चाहते हैं, है ना, जब आप इंडियन और साथ साथ में फॉरेन ब्रीड को एक साथ मिक्स करते हैं ना पोल्ट्री में, है ना। तो पहला कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा हाई रेसिस्टेंस टू, इसको हम लोग लिख लें, तो पहला हो जाएगा हाई रेसिस्टेंस टू, इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का पहला हो जाएगा हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस टू डिसीज। दूसरा दूसरा हो जाएगा हाई, दूसरा लिख देंगे टॉलरेंस, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। तीसरा हो जाएगा क्या, क्वालिटी एंड साइज ऑफ एग्स, क्वालिटी एंड साइज ऑफ एग्स, डी ऑप्शन हो जाएगा लो मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस ब्रीड, ऐसे ब्रीड बनाएंगे जो जिनपे कैसा हो, कॉस्ट क्या हो, बहुत कम हो, है ना। साइज, क्वालिटी, जो जो एग की साइज होगा और क्वालिटी होगा वो बहुत अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और शेप जो है वो मींस साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना। टॉलरेंस टू दी हाई टेम्परेचर, यानी कि जो चिक्स होंगे या जो भी पोल्ट्री में चिक्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, टेम्परेचर में अच्छे टेम्परेचर में जो है वो सरवाइव करने वाले होने चाहिए। और रेसिस्टेंस की तरफ
डिसीज की तरफ कैसे होते हैं, रेसिस्ट हो सकते हैं, मतलब डिसीज उन पे ज्यादा ना आए, है ना, बीमार ना पड़े, है ना। तो ये चार जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम चाहते हैं ये होनी चाहिए, है ना, किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम में। समझ में आ गया होगा, ये चार पॉइंट्स आप लोग लिख देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। केमिकल फॉर्मूला लिखना है अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का अगर केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे, दैट इज अमोनियम सल्फेट, ऐसे ही तो लिखते हैं। अमोनियम क्या लिखते हैं हम, NH4, और सल्फेट को क्या लिखते हैं, SO4। इस तरीके से इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी, 2 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, सॉरी, अमोनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। सल्फेट की कितनी होती है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस और SO4, ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, दूसरा आपको किसका कैलकुलेट करना है, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का बहुत इजी है। सोडियम नाइट्रेट का कितना होता है, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का ये हो जाएगा, दोनों का बैलेंसी 1 होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इजी है, ये वाले क्वेश्चंस तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं, आपने प्रैक्टिस भी की होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 33, ऑब्जर्व द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस ए बी सी इन अ गिवन टेबल। देखो सब्सटेंस ए जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट -210 डिग्री सेल्सियस और -196 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। यानी कि ये आप देखोगे कि सॉलिड स्टेट में भी नहीं है, है ना ही लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि माइनस में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, अब देखिए 30 डिग्री सेल्सियस, स्टेट द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एबीसी एट अ रूम टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब 30 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, ये कौन से स्टेट में होगा, ये गैसियस स्टेट में होगा, है ना। तो पहला हो जाएगा क्या, गैस, पहला हो जाएगा गैसियस स्टेट। दूसरा, अब देखिए इसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट भी कब हो रहा है, 250 डिग्री सेल्सियस में, मतलब इसका जो स्टेट होगा फिजिकल स्टेट 30 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सॉलिड। ठीक है, अब देखिए -20 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, इसका स्टेट कौन सा हो जाएगा, और ये बॉयल कर रहा है कितने, 90 डिग्री सेल्सियस पे, इसके मीन्स इससे कम है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, दिस इज लिक्विड। तो ए आपको पता चल गया होगा कि स्टेट द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस ए बी सी एट अ रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे। पहला हो जाएगा आपका गैस, दूसरा हो जाएगा सॉलिड, तीसरा क्या हो जाएगा, लिक्विड। नेम द सब्सटेंस विच विल हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी इन अ गिवन टेबल, व्हाई। कंप्रेसिबल कौन होंगे, जो गैसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये जो सब्सटेंस ए होगा वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी कंप्रेसिबल हो जाएगा। और कंप्रेसिबल क्यों होते हैं उसका आंसर आप कर सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल के प्रॉपर्टी से, कि इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है तो आसानी के साथ हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए सेक्शन नंबर सी भी हमने कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। दैट इज हाउ क्लोरीन 15, क्लोरीन दिया हुआ है 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, हाउ क्लोरीन 35 और 17 और 37 और 17 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपको पता है कि जब भी एटॉमिक नंबर इन दोनों के क्या है, सेम, और एटॉमिक मास क्या है, वो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। इनको क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। तो आइसोटोप्स ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ठीक है, इफ बोथ ऑफ दीज Cl occurs in a nature 75% and 25% respectively, calculate the average atomic mass of the क्लोरीन एटम, है ना। एवरेज एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है, तो एवरेज एटॉमिक मास आप कैलकुलेट कर लीजिए। 75% का मतलब कितना हो जाएगा, 70/100 यानी कि 0.75, है ना। 0.75 इंटू ये कौन सा है, क्लोरीन रिस्पेक्टिवली है, यानी कि पहला वाला, यानी कि 35 इसका एटॉमिक मास दे रखा है, प्लस कितना हो जाएगा दूसरा वाला 0.25 इंटू कितना दिया हुआ है 37, और दोनों को आप ऐड कर देंगे नीचे 0.75 प्लस 0.35। जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 35.5,
5 will be the average atomic mass of the chlorine atom। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए इसको, इतना ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर सी, they draw the labeled schematic atomic structure of a chlorine atom Z having इतना। atomic structure of chlorine having इतना, draw the labeled schematic atomic structure। क्लोरीन 17 का बताना है, तो क्लोरीन 17 का आप किस तरीके से बना सकते हैं, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, फर्स्ट वाला शेल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से, फिर दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, मतलब इतने हो जाएंगे टोटल। तो डायग्राम आप बना सकते हैं क्लोरीन का, दैट इज अ 17 होता है, दैट इज अ 2 8, और कितना हो जाएगा 2 8 और 7, बस इतना आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा आई गेस, जहां तक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी का बी वाला ऑप्शन की डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, चार्ज एंड मास। ठीक है, पोजीशन, चार्ज और मास के बेसिस पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन, और यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज, पोजीशन, चार्ज एंड मास। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, यानी कि आपको पता है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, तो पोजीशन हम इसको बोल सकते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है। चार्ज किस तरीके से रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। मास इलेक्ट्रॉन पे कितना रहता है, लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास होता है। अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस पे, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस पे रहता है। कैसा चार्ज रहता है प्रोटॉन पे, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये प्रोटॉन का जो मास रहता है वो कितना रहता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन कहाँ पे मिलता है आपको, ये भी कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस पे मिलेगा। और कैसा चार्ज रहेगा इस पे, कोई भी चार्ज नहीं रहता है, नो चार्ज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहता है। इसका भी लगभग 1.67 इंटू 10⁻25 kg रहता है। तो ये आपको करना है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा चार्ट बना लीजिए और इस तरीके से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला और वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड राइट द वैलेंसी एंड एटॉमिक सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, है ना। Z, अब देखो Z इज इक्वल टू सोडियम का दे रखा है, सॉरी, देखिए सोडियम का दिया हुआ है, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, Na, है ना। और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक, एल्यूमिनियम Al इसका सिंबल होता है, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। पोटेशियम दे रखा है आपको K, इसका सिंबल कितना हो जाएगा पोटेशियम का, सॉरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। कैल्शियम Ca हो जाएगा, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी 2। ठीक, वैलेंसी इजी है, वैलेंसी आप निकाल सकते हैं, यानी कि लास्ट वाला वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखना है सभी में, या उतने इलेक्ट्रॉन जितना उसको क्या करने के लिए, स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं, दैट इज वैलेंसी कह सकते हो आप उसको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट, व्हिच टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन पेटल्स। देखो पेटल्स मतलब कि पेटल्स क्या होते हैं, फ्लावर के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, और कौन सा होता है, पिस्टिल, और पिस्टिल होता है एक, और दूसरा कौन सा हो गया, स्टेमेंस, यानी कि 4 मेजर पोर्शन होते हैं। तो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज अ पेटल्स। तो आपको पता है कि कलरफुल वाला जो प्लास्टिड है वो कौन सा रहता है, तो पहले वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट विल बी द आंसर। ठीक है, लीव्स कैसी होती हैं, हरी कलर की होती हैं, यानी कि इसमें कौन सा प्लास्टिड रहेगा, तो आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, तो मेजर फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, लीव्स करते हैं। फ्रूट पल्प
फ्रूट पल्प यानी कि जहां पे फूड स्टोर रहता है, तो यहाँ पे कौन सा प्लास्टिड हो जाएगा, दैट इज थर्ड वन, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट विल बी दी आंसर। ठीक है, अब देखिए इस और वाला सेक्शन की, टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द सेल, स्टूडेंट प्लेस सम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑन 15 मिनट्स इन अ हाइपोटोनिक और देन शिफ्टेड इनटू द हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पहले वाले के कंपैरिजन में कम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सपोज करो कि ये वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल दे रहे। दूसरा वाला जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसको हम लोग बी यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल दे रहे हैं। दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इन्होंने कहा कि व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं वेयर दी concentration of solid molecules are less as compared to the hypotonic solution। समझ में आ गया, दो आपको कंपैरिजन करके बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को आप इस तरीके से बताएं, दो एग्जांपल सेट कीजिए और फिर उसका आंसर बताना है आपको। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा, व्हाट विल एक्सपेक्ट ऑब्जर्वेशन इन द अबव सिचुएशन। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अगर हम सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखोगे यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कैसा रहता है, वाटर का कंसंट्रेशन हमेशा कम रहेगा। तो जब इसके अंदर आप सेल डाल दोगे तो क्या रहेगा, तो इस सेल के अंदर से वाटर बाहर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा, सेल हो जाएगा क्या, श्रिंक। ठीक है, और जैसे ही आप फिर दोबारा इसको किस पे डालोगे, इसको आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, तो वाटर इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाता है। सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप, है ना। अगर आप एनिमल सेल की बात करोगे तो स्वेलअप होने के बाद एनिमल सेल क्या हो जाएगा, एनिमल सेल हो जाएगा ब्रस्ट, है ना, फट जाएगा। क्यों फट जाएगा, क्योंकि इसके बाहर कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना, प्रोटेक्शन नहीं है ना। लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल के बाहर क्या है, सेल वॉल है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर है, तो क्या हो जाएगा, वो फटने से बच जाएगा। समझ में आ गया, मोस्ट टर्जिट हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा, या फिर इट विल डू नॉट ब्रस्ट। ठीक, ऐसा हो जाएगा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ अ सेल वॉल इन द अबव सिचुएशन, ये हमने आपको बता दिया कि अबव सिचुएशन में क्या होगा, प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं होगा, है ना, दोबारा रीगेन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑल्सो राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक, अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ आपको पता है क्या कहता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ कहता है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर दो ऑब्जेक्ट्स, है ना, हर दो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, एक फोर्स के साथ, जिस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, ए और बी ऑब्जेक्ट हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये ए जो है बी को अट्रैक्ट करेगा और बी जो है ए को अट्रैक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से। और ये दोनों सपोज कीजिए कि ए का मास क्या है, m1 है, और बी का मास कितना दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, और ये एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे हैं। तो इन पे जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स होगा वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सा दो बातें, पहली बात हो जाएगी उसके मास पे, ठीक, और दूसरा उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। अब मास पे किस तरीके से डिपेंड करती है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है तो कितना फोर्स लगेगा, उसके मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात, या इसको हम लोग कंसीडर कर लेते कि F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, दूसरा कहता है डिस्टेंस पे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दो ऑब्जेक्ट्स के इन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
है ना, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट बोलता है। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको, अब देखिए कि f, अगर इसको अगर हटाएंगे, इक्वल टू साइन लेके आते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम फोर्स ऑफ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो यूनिवर्सल दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है इतनी। ठीक है, दिस। और जहां पे g क्या है, g विल बी दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है फिक्स है, वो कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, ये g की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे वाले पार्ट में इन्होंने क्या कहा, 3 इंपोर्टेंस ऑफ लॉ, इस लॉ के 3 इंपोर्टेंस आपको बताने हैं। तो इंपोर्टेंस आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आसानी के साथ, है ना। तो कौन से लोग, जो भी जो सन है और सन के अराउंड जितने भी प्लेनेट मूव कर रहे हैं ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन लॉ, है ना। जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, ये भी किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। समझ में आ गया। तो ये कुछ इस तरीके के ये इंपोर्टेंट है, समझ में आ गया होगा आपको। नाउ सी, गिव रीजन, carry a bag with a broader strap is easy than thin strap of bag, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ब्रॉडर स्ट्रैप है ना, बैग में अगर ब्रॉडर स्ट्रैप लगे हुए हैं तो वो इजी है किसके कंपैरिजन में, थिन स्ट्रैप के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो ज्यादा एरिया है, एरिया और प्रेशर का कॉन्सेप्ट इसमें है। और प्रेशर के बारे में आप जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मींस जो प्रेशर है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, एरिया जितना बड़ा होगा प्रेशर जो है उतना कम लगेगा। इसीलिए जो बैग के जो स्ट्रैप होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉडर होते हैं एज कंपेयर टू दी थिन स्ट्रैप, ताकि आसानी हो। ठीक, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। इसमें आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एज द एरिया इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस, दैट इज वाई विद अ ब्रॉडर स्ट्रैप ऑफ बैग is carrying is easy, bit easy किससे, थिन स्ट्रैप से। समझ में आ गया होगा। सेकंड वन इज why sharp knife cut easy in a comparison with the blunt knife। सेम इसी में वही वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, सब में सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है सभी में। समझ में आ गया, है ना। शार्प वाले में देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा, जबकि ब्लंट एंड में क्या होगा, सरफेस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ये आसानी के साथ जो है वो क्या कर सकता है, कट कर सकता है चीजों को। और ये क्या करेगा, बहुत ही धीरे धीरे कट करेगा, लेकिन आपको ज्यादा प्रेशर उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, now see the next question is the camel run easy can run in a desert easily। सेम कॉन्सेप्ट आपका प्रेशर वाला। ऊंट के जो पैर होते हैं वो फ्लैप टाइप के यानी कि बड़े चौड़े रहेंगे, तो आसानी के साथ वो रेत में धंसेंगे नहीं, है ना। ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो नीचे रेत में वो धंसने से बच जाएंगे, इसीलिए ये आसानी के साथ दौड़ सकते हैं उस वाले केस में। समझ में आ गया। सो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन प्रेशर एरिया कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड। नाउ सी दिस सेक्शन नंबर ई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको दी हुई होंगी, बस आपको इसको देख के फिर आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि देखिए कि नेम द मिक्सचर, इसको पढ़ लेते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ है कि द मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज अ सब्सटेंस। ठीक है, अ स्टूडेंट मिक्सेस सॉल्ट इन अ एग व्हाइट इन अ टू सेपरेट बीकर ए एंड बी respectively filled with water। ठीक है, they pass a beam of light through mixture in a beaker in a dark and observe that the path of a light is visible in a one beaker only। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द मिक्सचर फॉर्म्ड इन बोथ द बीकर्स। ठीक है, बोथ द बीकर्स में आपको बताना है कि मिक्सचर कौन कौन सा फॉर्म्ड हुआ। अब देखो पहले वाले में क्या क्या मिक्स किया इन्होंने। पहले वाले में सॉल्ट,
ठीक है, पहले वाले में क्या मिक्स किया होगा, वाटर प्लस सॉल्ट मिक्स किया होगा, ठीक है, वाटर प्लस सॉल्ट मिक्स किया होगा। दूसरे वाले में क्या मिक्स कर रखा है, वाटर मिक्स कर रखा है प्लस एग वाइट मिक्स कर रखा है, ठीक, ये मिक्स कर रखा है दोनों में, ठीक। तो नेम द मिक्सचर फॉर्म्ड इन बोथ द बीकर, जब वाटर और सॉल्ट मिक्स होते हैं तो इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज होमोजीनस सॉल्यूशन, होमोजीनस सॉल्यूशन या होमोजीनस मिक्सचर बोल देंगे इसको, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे, वाटर एंड व्हाइट एग को, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाट आर दी टू कंपोनेंट्स कॉल्ड इन बीकर बी, बीकर बी में ये जो कंपोनेंट्स, इनको कंपोनेंट्स तो हमने लिखी दी है, वाटर और एग वाइट हो जाएगा। पहले वाले में सिर्फ आपको मिक्सचर के नाम बताने थे, पहला हो जाएगा होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। वाई पाथ ऑफ अ लाइट इज विजिबल ओनली इन अ बीकर बी, बीकर बी में ही क्यों दिखाई दे रहा है, अब आपको पता है जो सॉल्यूशंस होते हैं या होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो जो भी लाइट आ रही होगी उस, जो भी लाइट होती है पार्टिकल्स उनको क्या नहीं कर पाते, स्कैटर नहीं कर पाते, इतने छोटे होते हैं। जबकि जो हेट्रोजेनस मिक्सचर के होते हैं उनके पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द सॉल्यूशंस या होमोजेनस मिक्सचर, दैट इज व्हाई दे स्कैटर द लाइट ऑफ, दे स्कैटर द लाइट, है ना, दैट इज व्हाई द पाथ इज विजिबल। समझ में आ गया। तो व्हाई द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल ओनली बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज, है ना, इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, या तो ये वाला, ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। कैन द सॉलिड पार्टिकल ऑफ अ मिक्सचर फॉर्म्ड इन बीकर ए इज सेपरेटेड, कर सकते हो, सेपरेट कैसे कर सकते हो इस वाले को, आप इसको क्या करते हैं, वेपोरेशन से, इवेपोरेशन मेथड से, है ना, या वेपोराइजेशन मेथड से, इसको आप क्या करो, हीट करो, हीट करने पे सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ सॉल्ट, सॉल्ट बचेगा, आप मिक्सचर को कर सकते हैं वेपोराइजेशन वाले मेथड से। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, सही बात है, whenever energy gets transformed the total energy remains unchanged, the law of conservation of energy is valid in all situations and for all kinds of transformation. Thus, during the motion of the sum of the potential energy and kinetic energy of an object would be the same at all points. That is, potential energy plus kinetic energy is constant and called the mechanical energy. State law of conservation of energy. Law of conservation of energy states that मीन्स एनर्जी का ना ही, एनर्जी को ना ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही लिख देंगे जैसे आपने मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पढ़ा था, सेम चीज। दूसरा, इफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वर्किंग सिस्टम इज 800 जूल एंड द काइनेटिक एनर्जी इज 389 जूल, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी द सेम, है ना, इसके हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोल देंगे, है ना। तो इसमें से देखो जो आपका क्या दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कितनी, 389 प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना, 800 जूल। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, 800 माइनस 389, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 411 हो जाएगा, सिंपल सा, है ना, इतने जूल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, आंसर विल बी दिस। क्वेश्चन नंबर सी देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg is dropped from a height of 5 मीटर, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H, ठीक। M की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो M की वैल्यू 20 kg दे रखी है, इंटू G 9.8 दिया हुआ है, इंटू H की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 5 मीटर दे रखा है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 100 इंटू 9.8, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर वुड बी हाउ मच, 98 आई गेस, 98 आ जाएगा, 98 जूल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इसी या तो आप ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स,
कौन कौन सी बातों पे निर्भर करेगा? तो सबसे पहला मास हो जाएगा, है ना, किस किस पे? एक तो सबसे पहले मास पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटी पे, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करने वाला है। और किस पे डिपेंड करेगा? हाइट पे, कितनी कितने ऊपर है ना, ये भी डिपेंड करेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जिससे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए कि स्टूडेंट ऑब्जर्व द थ्री परमानेंट स्लाइड्स ए बी सी ऑफ मसल टिश्यू अंडर द माइक्रोस्कोप एज शोन इन बिलो। ऑब्जर्व दीज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम द फॉलोइंग मसल टिश्यू विच दे ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो पहला ऑप्शन देखो, पहले सभी मसल्स को देखो, तो ए और सी आसानी के साथ पहचान सकते हो। ए को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरिएटेड मसल्स। ए वाले ऑप्शन को देखो, स्टीरिएटेड मसल, स्टीरिएटेड मसल्स बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स, स्टीरिएटेड या स्केलेटल मसल्स बोल देंगे, है ना। फिर दूसरा वाला जो बी ऑप्शन होगा, जो बी होगा वो कौन सा मसल है? दैट इज नोन एज कार्डियक मसल, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। जो सी है वो क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल जिसको बोलते हैं, या नॉन नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स जिसको भी बोला जाता है। तो ये हमने कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज अ वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी नेचर। अब देखोगे तो जो कार्डियक मसल्स है ना, स्मूथ मसल है, ये सारे, ये दोनों के दोनों क्या है? इनवॉलेंटरी टाइप के मसल्स हैं, इनवॉलेंटरी टाइप के मसल्स हैं, है ना। दोनों मसल्स जो है हमारे विल पे काम नहीं करती, जबकि स्टीरिएटेड जो मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, हमारे विल पे काम करती हैं, इसलिए इसको वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। ठीक, ये आपको पता होगा। नाउ सी, राइट टू कैरेक्टर्स ऑफ मसल बी। दो कैरेक्टर्स आपको बताने हैं मसल बी के। मसल बी यानी कि कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक? एक तो ये हो जाएगा इनवॉलेंटरी, है ना, इनवॉलेंटरी हो जाएगा। और साथ में ये कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? ये ब्रांच्ड भी होते हैं, ठीक। तो ये आपके कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फॉर मूवमेंट, लास्ट क्वेश्चन है। फॉर मूवमेंट ऑफ मसल आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, नेम द मसल्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू। मसल्स कौन सी हो जाएंगी? तो आपको पता है, ये स्टीरिएटेड तरीके का मसल होगा जो बोन के साथ कनेक्टेड रहता है ना। या ये जो पहला वाला मसल है स्टीरिएटेड और स्केलेटल मसल्स रहेगा। और ये मसल्स और बोन के साथ जो कनेक्टेड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेंडन्स। दोज आर नोन एज टेंडन्स, ठीक। तो ये आसानी के साथ इस तरीके से आप क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप तो आई होप आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने हिसाब से, यानी कि वीडियो को पॉज करें और अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना, साथ साथ में लिखते भी जाएं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और पूरा इसको पूरा वीडियो को पूरा देखें, और जहां जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ पे चीजें और हो सकती थी बेटर करने के लिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो वहां पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक का और वीडियो चाहिए वो भी आप बता दें, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और प्रिपरेशन करते रहिए एग्जाम के लिए। थैंक यू।